देखिए, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट और 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो देखो यहाँ पर मैं आपके लिए एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। जितने भी भाई विद्यार्थी क्लास 10 में इस बार पेपर देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए एकदम ये वायरल मॉडल पेपर है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जो भी मैं मॉडल पेपर लाता हूँ वह सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। आप इनका कोड नोट कर लेना और जो भी चीज़ मैं बताता चलता हूँ, जो भी क्वेश्चंस मैं बताता चलता हूँ, उन सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लेना। डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में सारे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10 में हैं और इस बार 2026 में अपना पेपर देने वाले हैं भाई, आप सभी को मैं बता देता हूं कि ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका कोड देखिए, आप लोगों का CL कोड है और 801 है ये, ठीक है। और ये मॉडल पेपर मैं ऑलरेडी अभी जस्ट 1 घंटा पहले मैं समझा चुका था, लेकिन जो हमारा माइक है ना, ये हर बार मुझे प्रॉब्लम दे देता है, ये चालू नहीं रहता है भाई, जिसके कारण क्या होता है कि जो ये वीडियो होती है मुझे दोबारा बनानी पड़ जाती है। और आप सभी के लिए, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में मुझे 95 प्लस मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में दिलाना है भाई, इस वजह से मैं ये क्लास दोबारा शूट कर रहा हूँ। और आपको बताऊंगा इस पूरे मॉडल पेपर के वह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप एक बार तैयार कर लेते हो भाई, डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करेंगे और सारे वह टॉपिकों के वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सीधा आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में भाई आने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके इस मॉडल पेपर में रहने वाले हैं सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और 20 नंबर के क्वेश्चंस कैसे आपके पेपर में आते हैं, 50 नंबर के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में कैसे आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं भाई। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारी इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना। तो चलिए, सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ, जो हमारा पेपर होता है वह हमारा 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, जिसमें हमारे जो 15 मिनट मिलते हैं स्टार्टिंग के, ये 15 मिनट में आपको पेपर को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जो हमको आता है, ऐसा कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जो हमको नहीं आता है, वह सारी जानकारी स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको करनी है, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एकदम डिटेल से, बारीकी से सारी चीज़ें हम लोग देखते चलेंगे, है ना। और यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दे रखे हैं जिनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको वह सारी चीज़ें पता चल सकें जो हमको करनी है और जो हमको नहीं करनी है। सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ कि हमारे पेपर में जो सबसे पहला खंड आएगा ना पेपर में, वह हमारा होगा खंड आ। अब देखिए, जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं उन सभी से मैं यह कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी 2 कॉपियाँ बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली कॉपियाँ बनाना आप लोग, जिसमें आपको अपने 20 नंबर के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चंस करने हैं। जिसके बाद दूसरी कॉपी आपको बनानी है, उसमें आपको 50 नंबर के सारे अपने वर्णात्मक क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 20 नंबर के MCQ की कॉपी बनाएंगे। इसके बाद दूसरी जो कॉपी बनाएंगे उसमें हम सारे अपने वर्णात्मक क्वेश्चंस जो हमारे 50 नंबर वाले हैं वह करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वह सारे क्वेश्चंस जो कि आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस होते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमारे पेपर में भाई 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। फिर से मैं बता देता हूं आप लोगों को कि ये क्वेश्चंस हमारे पेपर में टोटल 20 नंबर के आते हैं और हमारा यह टारगेट है कि मिनिमम मतलब कि 20 में से कम 15-16 तो क्वेश्चंस हमको सही करके ही आने हैं पेपर में। और इसके लिए हम जितने भी क्वेश्चंस आपको बताते हैं वह सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पहले तैयार करने हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट जो कि हर बार आपके पेपर में आता है और डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपके 2026 बोर्ड परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस यहाँ पर हमारा सिंपल है एकदम, कह रहा है कि कार्बन को जब हम लोग वायु में जलाते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब देखिए, जब भी कभी हम कार्बन को जब वायु में जलाते हैं, सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन पूछा गया है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनने की जो ये प्रक्रिया है ये किस रिएक्शन में होती है। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हमारी संयोजन अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया दे रखी है, द्विविस्थापन दे रखी है, और यहाँ पर हमारी वियोजन दे रखी है। द्विविस्थापन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, अगर आप देखोगे सही से, तो कार्बन और वायु आपस में मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ये रिएक्शन कौन सी होती है? आप सभी को पता है कि जब भी कभी हमारे 2 अभिकारक आपस में मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
डेफिनेटली सभी विद्यार्थियों को एकदम अच्छे तरीके से पता होगा कि जब भी कभी हम दो अभिकारक आपस में, यानी जब भी कभी दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है। तो नोट कर लीजिए भाई इस क्वेश्चंस को एकदम अच्छे तरीके से। और इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चंस आपको नोट करना है वह क्वेश्चन हमारा यहाँ रहने वाला है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ और बहुत अच्छे से समझा देता हूँ यहाँ पर कि जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ ना वह सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी विद्यार्थी हमारी क्लास को देखता है, मैं फिर से कह देता हूँ कि देखने से काम नहीं चलेगा, आपको क्लासेस को देखना है प्लस इन सभी क्वेश्चंस को नोट्स करना है। नोट में अपनी नोट्स कर लेना ताकि इन क्वेश्चंस को आप लर्न कर सको, याद कर सको, ठीक है। और सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हुआ चलता हूँ, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पर कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं। अब हमेशा याद कर लेना कि जब भी कभी आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं ना, अब जैसे मान लो यहाँ पर हमारे दो अभिकारक हैं, ठीक है, इन दो अभिकारक से मिल करके हमारे दो नए उत्पाद बन रहे हैं। अब जो हमारे नए उत्पाद बन रहे हैं ना, वह हमारे इन दोनों यौगिकों के या फिर इन दोनों अभिकारकों से जो आयन है ना उनके अदला बदली से दो उत्पाद बन रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन जब भी कभी आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं वहाँ पर हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यानी अगर मैं सिंपल शब्दों में हिंदी में बात करूं तो वह हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। फिर से समझ लेना मेरी बातों को कि जहां कहीं भी आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं वह रिएक्शन हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को एकदम माइंड में फीड कर लेना, काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आपके परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की, यानी हमारे अगले क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जिंक जो धातु होती है, यहाँ पर देखिए जिंक लिखा हुआ है, ठीक है। जिंक मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ Zn, ठीक है। इस जिंक को हम लोग Zn बोलते हैं। तो कह रहा है कि जब जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4। अब देखिए जब भी कभी हम लोग जिंक धातु की अभिक्रिया H2SO4 के विलयन से कराते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस आपकी निकलती है, ठीक है। कौन सी गैस निकलती है भाई? हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये होती क्यों है? क्योंकि जिंक धातु जो होती है ये हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो जिंक धातु हाइड्रोजन को उसके विलयन से बाहर निकाल देती है और स्वयं उसमें समाहित हो जाती है। तो इस वजह से जब भी कभी हम जिंक धातु की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ H2SO4 के विलयन से कराते हैं, तो जिंक धातु क्या करती, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देती है और स्वयं इस विलयन में समाहित हो जाती है। इसी वजह से हमेशा जब भी कभी जिंक चूर्ण की बात होती है या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात होती है जिंक चूर्ण के साथ में, वहाँ हमेशा हमारी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए हमारा है यह हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करता हूं तो यहाँ पर हमारा बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन है कि जो हमारा पेयजल होता है, पेयजल का मतलब होता है वह पानी जो हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब होता क्या है कि जब भी कभी बड़े पैमाने में आपने देखा होगा, जैसे कि आपका स्विमिंग पूल हो गया, ठीक है, पानी वाली टंकी हो गई, तो इनमें क्या होता है कि जो पानी होता है वह प्रदूषित जीवाणु उसमें हो जाते हैं। पानी जो होता है वो जीवाणु उसमें पड़ जाते हैं। तो उस पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए हम लोग एक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं जीवाणु रहित करने के लिए पानी को, ठीक है। तो वह जो हमारा पदार्थ होता है वह हमारा होता है विरंजक चूर्ण, या फिर इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी इस क्वेश्चन का सीधा आपसे कह देता है रासायनिक सूत्र बताइए विरंजक चूर्ण का क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, ठीक है। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि भैया जो हमारा पेयजल होता है इसको शुद्ध करने के लिए, इसको जीवाणु रहित करने के लिए हम लोग कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं, वह हमारा होता है विरंजक चूर्ण या फिर CaOCl2, ठीक है। ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, बारीकी से आपको चीज़ों को समझना है और क्वेश्चंस को नोट ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं।
तो यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसा कि आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, मैंने आपको एकदम अच्छे से सारी चीज़ें समझाई थी कि जब भी कभी हमारा विरंजक चूर्ण आता है ना, तो कभी कभी उसके स्थान पर आपको डायरेक्ट रासायनिक सूत्र दे रखा होता है, तो आपको उसको टिक लगा देना है। यदि रासायनिक सूत्र नहीं दे रखा है तो आपका विरंजक चूर्ण दे रखा होगा, या तो आपको ब्लीचिंग पाउडर दे रखा होगा। तो तीनों में से अगर कोई एक चीज़ दे रखी है जल को जीवाणु रहित करने के लिए, उसमें आपको टिक लगा देना। बाकी फिटकरी, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, ये सारे ऑप्शन हमारे गलत होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर हमारे केमिस्ट्री का है और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य ताप तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। एक बात और याद कर लेना आप लोग कि यहाँ पर नॉन मेटल की बात की गई है। नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु और मेटल का मतलब होता है हमारी धातु। तो यहाँ पर नॉन मेटल यानी अधातु की बात की गई है ना। तो ऐसी कौन सी हमारी अधातु होती है जो कि अगर मैं टेम्परेचर एकदम कह सकते हो बैलेंस में रखूं, ठीक है, ना तो टेम्परेचर हमारा ज़्यादा है, ठीक है, ना तो कम है, ऐसा टेम्परेचर है और साथ ही साथ दाब और कह सकते हो दाब भी हमारा समान है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वह जो अधातु होती है वह हमारी द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब बताना है कि यह अधातु हमारी होती कौन सी है, तो हमेशा आपको एक ऑप्शन याद रखना है। वह ऑप्शन हम लोगों का होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारी जो Br धातु होती है, अधातु जो होती है, यह अधातु यानी नॉन मेटल हमेशा हमारा कह सकते हो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है हमेशा, चाहे दाब आप चाहे प्रेशर समान रखो, चाहे आप तापक्रम भी समान रखो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 को नोट करेंगे सभी विद्यार्थी। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चंस कह रहा है कि एल्केनो जो हमारे एल्केन्स होते हैं ना, मैं आपको बता दूँ 3 प्रकार के एल्केन होते हैं। एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चंस पूछ रहा है कि जो हमारा एल्केन होता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। यह क्वेश्चंस आपके परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। फिर से मैं आपको कह दे रहा हूँ कि 3 तरीके के हमारे एल्केन्स होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस में पूछा जा रहा था कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो आपको हमेशा याद कर लेना है कि जो एल्केन होते हैं इनका जो सामान्य सूत्र होता है वह हमेशा आपका एक रहने वाला है, वह होता है CN आपका होता है, ठीक है, और H2N होता है और प्लस में 2 होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है ये बिल्कुल हमारा सही रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सभी विद्यार्थी नोट करेंगे कि निम्नलिखित में किस यौगिक में कह सकते हो कि आप लोग कीटोन समूह उपस्थित है। अब देखो सभी विद्यार्थी एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों ने प्रक्रियात्मक यानी क्रियात्मक समूह पढ़ रखे होंगे, सभी ने पढ़ रखे होंगे। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो जरा समझने का प्रयास कीजिए। एक हमारा समूह होता है कीटोन समूह, बहुत अच्छे से समझना। इस तरीके से क्वेश्चंस आता है पेपर में कि ऐसा कौन सा हमारा समूह होता है कीटोन समूह, और आपसे कह रहा है इस कीटोन समूह में हमारा कौन सा ऐसा प्रक्रियात्मक समूह है जो दिख रहा है। इन 4 में से कौन सा हमारा कीटोन समूह का प्रक्रियात्मक समूह है जो आपको पता करना है। अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूं तो देखो सबसे पहले में हमारा जो इतना ऑप्शन ये जो दिख रहा है कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, एक ये हमारा प्रक्रियात्मक समूह है। दूसरा प्रक्रियात्मक समूह हमारा है कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन, है ना, एक ये हमारा कह सकते हो आप लोग प्रक्रियात्मक समूह है। दूसरा हमारा जो प्रक्रियात्मक समूह वह हमारा है कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एक तो हमारा ये प्रक्रियात्मक समूह है। दूसरा जो हमारा प्रक्रियात्मक समूह वह हमारा है कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड में कार्बन हाइड्रोकार्बन और सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोकार्बन। तो हमेशा आपको याद रखना है कि कभी भी कहीं भी क्वेश्चंस आ जाए और कह दे कीटोन समूह में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह होता है, हमेशा आपको याद रखना है कि कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होगा और सिंगल बॉन्ड में हमेशा हाइड्रोकार्बन जुड़े हुए होंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 हाइड्रोकार्बन इसके जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये डी नंबर होगा यह सही होगा। यानी कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोकार्बन कहीं भी हमें दिख जाए वह ऑप्शन हमारा कीटोन समूह का एक ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आपके 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और यह क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ उपखंड खा के बारे में।
और जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस मैं कभी बता चुका हूँ, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये फ्रेश मॉडल पेपर है। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका कोड दिखाया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये क्लास ऑलरेडी मैं शूट कर चुका था, पर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, जिसकी वजह से क्लास दोबारा शूट करनी पड़ी आपकी वजह से, ताकि आप 95% पढ़ सको। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूँ उपखंड खा की, तो यहाँ पर हमें जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले माय डियर स्टूडेंट्स, वह सारे क्वेश्चंस हमारे बायोलॉजी के हैं। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे बायोलॉजी के हैं और जिनको हमें तैयार करना है। तो सारे क्वेश्चंस को हम बारीकी से देखने वाले हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं भाई, सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, शेयर कर देना अपने मित्र तक, ताकि कह सकते हो उसका भी थोड़ा भला हो सके। ठीक है, तो चलिए बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे और सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से समझेंगे। यदि मैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो स्टार्ट हो जाएंगे आपके पेपर में 8 नंबर से बायोलॉजी के क्वेश्चंस। अब यहां से जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, वह सारे क्वेश्चंस लगभग क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको बायो के क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। जो बायो के क्वेश्चंस होते हैं वह आपके पेपर में लगभग हमेशा आपके 7 से लगभग 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखो, तो यदि मैं उत्सर्जी पदार्थों की बात करता हूं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं, जैसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे जितने भी हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, अब देखिए जो भी हमारा भोजन पच जाता है, हमको उसको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वह जो भोजन जो बाहर निकलता है, वह जो हमारा होता है, वह उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है। यानी ऐसे कह सकते जो भी हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो उत्सर्जी पदार्थों को जो बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, वह हमारी होती है उत्सर्जन। ठीक है, यानी ये हम सिंपल शब्दों में भाई समझ सकते हैं। अब क्वेश्चंस में तो ऐसे पूछा गया था कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है, कहाँ से, शरीर से, तो वह आपको प्रक्रम बताना है, वह कौन सा हमारा प्रक्रम होता है। तो हमारे क्लास 10 में बहुत सारे प्रक्रम दे रखे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, पोषण दे रखा है, ठीक है, हमारा परिवहन दे रखा है, उत्सर्जन दे रखा है, श्वसन दे रखा है। लेकिन ऐसा कौन सा प्रक्रम होता है जिसमें हानिकारक जितने भी हमारे कह सकते हो कि हानिकारक जो पदार्थ होते हैं वह हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, वह हमारा प्रक्रम कौन सा होता है। तो वह प्रक्रम हमारा होता है उत्सर्जन। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 की यदि मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। देखिए, फ्लोएम जो प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा क्या होता है कि आप लोग यह समझ सकते हो कि सुक्रोज के रूप में भोजन का स्थानांतरण होता है। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में भोजन का स्थानांतरण होता है। एक हमारी जाइलम प्रक्रिया होती है। जाइलम में क्या होता है, जल का कह सकते हो, जल जो होता है ये हमारे पौधे तक पहुंचता है। ठीक है, तो जाइलम द्वारा जल का स्थानांतरण होता है और फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। लेकिन भोजन का जो स्थानांतरण होता है वो किसके कारण होता है, तो वह होता है सुक्रोज के रूप में। किसके रूप में? सुक्रोज के रूप में। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूं, तो देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन में एकदम सिंपल से आपको पूछा गया था पहले वाली की तरह कि पौधों में जो जड़ें होती हैं, ठीक है, तो जड़ द्वारा जो जल आप लोग कह सकते हो, जो भी जल होता है, जो भी खनिज लवण होते हैं, तो पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचते हैं। तो वह कौन सी प्रक्रिया होती है, किसके द्वारा पहुंचते हैं? तो पहुंचते हैं हमारे जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि आहार नाल में हमारी एक सी आकार की संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग ग्रहणी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आपको 2026 में डायरेक्ट प्रश्न में दिखने वाले हैं, प्रश्न पत्र में। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूँ, तो यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन है कि जो थायरॉक्सिन हमारा हार्मोन होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होने वाला रोग हमारा घेंगा होता है। इसको नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि जो कह सकते हो कि जो हमारा इंसुलिन नामक हार्मोन होता है ना, ये क्या स्रावित करता है? तो यह हमारा कह सकते हो अग्नाशय, जो हमारा इंसुलिन नामक हार्मोन होता है, ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये हमारा अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से आप लोग कह सकते हो कि जो हमारा उपखंड स्टार्ट हो रहा है वह हमारा गा है।
क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस अभी मैंने डिस्कस किए वह सारे बायो के क्वेश्चंस थे। होपफुली आपने सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से तैयार किए होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं यहाँ पर उपखंड गा डिस्कस करने वाला हूँ और जितने भी क्वेश्चंस मैं उपखंड गा के बताने वाला हूँ वे फिजिक्स के हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो यदि मैं इस क्वेश्चंस की बात करता हूं तो देखिए आपको मैं एक फार्मूला बताता हूं कि m बराबर होता है c बाई वी। ठीक है, क्या होता है? m बराबर होता है c बाई वी। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमको c बराबर दे रखा है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, c बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है माय डियर? 3 × 10⁸ दे रखी है। ठीक है, यम बराबर 1.5 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर हमको v का मान ज्ञात करना है। तो मैं इस v को यहाँ पर ले जाऊँगा और इस 1.5 को मैं यहाँ पर ले आऊँगा। तो आपका हो जाएगा v बराबर 3 × 10⁸ ये हमारा 1.5 से हमारा 3 कट जाएगा, आ जाएगा 2, यानी v बराबर यहाँ से निकलेगा 2 × 10⁸। ठीक है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी अगर मैं बात करता हूँ कि अगर हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी दे रखी है और कांच का अपवर्तनांक इतना दे रखा है, तो प्रकाश की चाल जो हमारी v होगी ना, v वह हमारी 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो सभी विद्यार्थी इस ऑप्शन नंबर डी को आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। यदि प्रकाश की चाल इतनी दे रखी होती है और 8 मीटर प्रति सेकेंड, अगर अपवर्तनांक आपको 1.5 दे रखा है, तो आपको हमेशा ऑप्शन नंबर डी यानी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही टिक लगाना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। यदि मैं प्रश्न नंबर 15 की बात करता हूं तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन से गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि हमारी जो भी प्रकाश किरण है, जब भी वह कभी किसी लेंस के भीतर से गुजरती है ना, तो जब भी कभी वे किसी भी बिंदु से वह गुजरे, आपसे वह ध्यान नहीं देना, बस ध्यान देना कि बिना किसी विचलन के अगर गुजर जाती है तो वह बिंदु हमेशा आप लोग याद कर लेना, वह बिंदु हमारा होता है ना, वह बिंदु जो हमारा होता है, ठीक है, वह हमारा होता है यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ प्रकाशिक वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र या फिर फोकस, वह हमारा होता है प्रकाशिक केंद्र। वह हमारा क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र। तो सभी लोग नोट कर लेंगे इस क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 15 को नोट कर लेंगे भाई सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 की, यानी क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि प्रकाश की चाल जो कि माध्यम 1 में, ठीक है, वह माध्यम 2 में, एक माध्यम 1 है, दूसरा माध्यम हमारा 2 है। कह रहा माध्यम 1 में हमारी प्रकाश की चाल v1 है और माध्यम 2 में हमारी प्रकाश की चाल v2 है। कह रहा माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होगा। देखो, जब भी कभी माध्यम 2 के सापेक्ष कह दे कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, तो हमेशा जिसके सापेक्ष हो वह हमारा पहले हो जाता है। यानी यहाँ पर अपवर्तनांक हमारा जो है वह हमारा माध्यम 2 के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है? देखो ना, माध्यम 1 का जो अपवर्तनांक है वो माध्यम 2 के सापेक्ष है। सापेक्ष किसके पास में आ रहा है? माध्यम 2 के। तो सापेक्ष जिस किसी के मतलब पास में हो, आपको क्या करना है? उसको पहले रख देना। मतलब सिंपल से समझना है कि आपका जो v2 है ना, ये माध्यम 2 है और ये हमारा v2 आपका ऊपर आ जाएगा, यानी अंश में आ जाएगा, ठीक है, और जो आपका हर में चला जाएगा वह आपका v1 होगा। अब इसको याद करने का ट्रिक यह है कि जब भी कभी सापेक्ष जिसके बगल में हो, हमेशा उसको अंश में रखेंगे और इसके अलावा जो भी हमारा है उसको हम नीचे रख देंगे। तो v2 को हम ऊपर रख देंगे अंश में और v1 को हम रख देंगे हर में। तो यहाँ से जो हमारा फार्मूला बनेगा वह होगा v2/v1। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे भाई सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से, और हर वह क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे के सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 16 की बात करता हूं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 की, तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वह कह रहा है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रकाश का वेग होता है वो सबसे अधिक जो होता है वह हमारा होता है, आप कह सकते हो कि इस क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पर ऑप्शंस जो हमारे हैं वह गलत दे रखे हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि प्रकाश का जो वेग होता है सबसे अधिक जो होता है वो निर्वात में होता है। ठीक है, और निर्वात में जो हमारी प्रकाश की चाल होती है वह कितनी होती है? 3 ×
10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है भाई। और ऑप्शन से देखिए यहाँ पर आपको मैटर नहीं करते हैं, जो मैं क्वेश्चंस का ऑप्शन बता रहा हूँ वह आपका क्या है, निर्वात। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो सबसे अधिक होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है भाई। चलिए आगे आपको याद करना है क्वेश्चन नंबर 16, यानी नोट करना है भाई क्वेश्चन नंबर 16, यानी 16 तो हो चुका, 17 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो हमेशा याद कर लेना, जो आंख की हमारी जो पुतली होती है ना, वह हमारी क्या करती है कि प्रकाश जो हमारी आंखों में पड़ता है ना, उसको वह नियंत्रित करती है। आपने देखा होगा जो हमारी आंखें होती हैं ना, जब भी कभी उनमें रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में रोशनी पड़ती है, तो वह आप ऑटोमेटिक कह सकते हो कि छोटी हो जाती हैं, या फिर जिसको आप लोग आंखें मीचना कहते हो। ठीक है, यानी अधिक प्रकाश पड़ने पर हम लोग अपनी आंखों को मीचने लगते हैं ना, कह सकते हो कि वह जो कार्य करती है वह हमारी पुतली होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा वह बिल्कुल हमारा सही होगा। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको 2026 में एकदम टकराने वाला है भाई। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 18 की बात करता हूँ, डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप देखोगे तो कह रहा है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बातों पर निर्भर करता है। यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, हमेशा याद कर लेना, जो चालक का प्रतिरोध होता है ना, वह आपका निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ के घनत्व पर, चालक के आकार पर, या फिर चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर करता है। अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर मेरे हिसाब से चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, प्रतिरोध किस बात पर निर्भर करता है। तो देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका लगभग सारे ऑप्शन ही सही हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर कोई हमारा एक ऑप्शन नहीं दे रखा है कि यह सभी। अगर यहाँ पर हमारा यह सभी ऑप्शन दे रखा होता तो डेफिनेटली मैं उसको सही लगाता, लेकिन यहाँ पर हमारा यह सभी नहीं दे रखा है, तो इस वजह से मैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को टिक लगा सकता हूँ। हालांकि सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, पेपर में आपके यह सभी करके एक ऑप्शन जरूर दे रखा होगा, आपको उसको टिक लगा के आना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रखे होंगे और वह तीनों सही होंगे, इस वजह से मैं यह सभी को टिक लगाऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को नोट करेंगे सभी स्टूडेंट। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूं, यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा हुआ है कि ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा, तो वह हमारी एक सरल रेखा होगी। इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो कह रहा कि विभवांतर व धारा, देखो अगर मैं विभवांतर व धारा, देखो ये धारा हमारी आई है, ये धारा हमारी आई है, ये विभवांतर हमारा वी है। अगर मैं वी बराबर बात करता हूँ तो वी बराबर क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है। ठीक है, वी बराबर आई आर। तो यहाँ पर जो ये हमारा प्रतिरोध का जो ग्राफ निकलेगा वो हमारा एकदम सीधा निकलेगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगी, ना कि वृत्त, ना कि अर्धवृत्त, ना कि हमारा लगातार बदलती दिशा। ये तीनों हमारे रॉन्ग ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमारा सरल रेखा होगी। ठीक है, तो नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को। और अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता हूं तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। तो हमेशा याद कर लेना कि 1 किलोवाट घंटा में जो जूल की संख्या होती है वह होती है भाई 3 × 6 की पावर 10, 3 × 6 × 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। तो यह हमारी होती है 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या। ठीक है, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। चलिए इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर मैंने आप सभी विद्यार्थियों के 20 वह क्वेश्चन सॉल्व कराए जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में आपको देखने को मिलने वाले हैं। डेफिनेटली अगर आपने इन क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से समझा है, सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नोट किए हैं, सारे फिजिक्स के क्वेश्चंस नोट किए हैं, सारे अगर आपने बायो के क्वेश्चंस नोट किए हैं, 20 में से कम 15 क्वेश्चंस आपके पेपर में भाई आने वाले हैं, गारंटी है इस बात की। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहां पर डिस्कस कराऊंगा भाई 50 नंबर के जो हमारे वर्णनात्मक क्वेश्चंस हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो आपके 50 नंबर के पेपर में आते हैं। तो चलिए बात करते हैं और समझते हैं।
चलिए यहाँ से देखिए, आपको चीज़ों को एकदम अच्छे से समझना है, क्योंकि आप सभी को मैं बता देता हूँ कि आपके पेपर में जो भाई 50 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब कि महत्व रखते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 20 नंबर की तैयारी अच्छे से कर ली, लेकिन अगर आपने 50 नंबर के क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से नहीं की है ना, तो फिर आपका जो स्कोर रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा डाउन रहने वाला है, ठीक है। तो जो भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ 50 नंबर में, जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको तैयार कर लेना, डेफिनेटली उसको आपको VIMP लगा लेना है। और जो भी मैं मॉडल पेपर क्वेश्चंस के करवाता हूँ, डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में भाई आने वाले हैं, ठीक है। चलिए खंड बा यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारा वर्णात्मक स्टार्ट होता है, यानी 50 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा उपखंड है का। अगर भाई मैं बात करता हूँ उपखंड का की, तो सभी लोगों को पता है कि मैं हर बार की तरह, मतलब मैं क्या, हर बार की तरह आपके हर एक पेपर में केमिस्ट्री आपकी स्टार्टिंग में सबसे पहले पूछी जाएगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको एकदम पहले से पता है कि सबसे पहले हमारी केमिस्ट्री पेपर में आने वाली है। केमिस्ट्री के कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आने वाले वह भी आपको पता है, ठीक है। तो भाई डरने की आपको कोई ज़रूरत, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वह भी मैं आपको बता रहा हूँ, साथ ही विद चीज़ें बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कैसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला पेपर में आपको लगभग हर एक पेपर में आने वाला है, वह हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। यानी भाई यहाँ पर आपको क्या होगा कि लगभग 5 से 6 आपको रिएक्शंस दे रखी होंगी, ठीक है, लगभग 5 से 6 आपकी रिएक्शंस दे रखी होंगी। आपको क्या करना है, इन पार्टिकुलर रिएक्शंस को आपको संतुलित करना है। जिन भी विद्यार्थियों को संतुलित रासायनिक समीकरण करना नहीं आता है, इस टॉपिक को भाई एग्जाम से पहले तैयार कर लेना। डेफिनेटली अगर आप इस टॉपिक को तैयार करके नहीं जाते हो, आप अपने 4 नंबर भाई छोड़ के आने वाले हो। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, आपको यहां से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो देखो यहां पर ये पहला क्वेश्चन 100% आपके पेपर में बनने वाला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं तो ये हमारा होता है भाई CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा CO2 से अभिक्रिया करता है और बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि है CaCO3, और हमारा जल जो कि हमारा H2O है, ये हमारा बाहर निकल जाता है। अब इन चीज़ों को आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, आपको बैलेंस करना है, ठीक है। ये पूरी समीकरण को आपको बैलेंस करना है, लेकिन बैलेंस कैसे करना है, जब आप पढ़ोगे संतुलित रासायनिक समीकरण के टॉपिक को तब कर पाओगे। डेफिनेटली जो संतुलित रासायनिक समीकरण टॉपिक है भाई तैयार कर लेना। इसके बाद यह वाला क्वेश्चंस और यह वाला क्वेश्चंस और यह वाला क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 में केमिस्ट्री में लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, वह हमारा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर मैं उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात करता हूं तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके लगभग 2021 से लगा करके 2025 तक हर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो भाई इसको नोट कर लेना। इसके बाद पीएच मूल्य क्या होता है, भाई इसको बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी के क्लास के टीचर ने भी बता रखा होगा कि पीएच मूल्य क्या होता है, कि जो 7 से कम होता है वह अम्ल होता है, जो 7 से ज़्यादा होता है वह हमारा क्षार होता है। और भाई पीएच जो वैल्यू होती है, इसका हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, तो इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में 2-2 नंबर के और 1-1 नंबर के आएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है जो मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं वह क्वेश्चंस आपको ला रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और डेफिनेटली मेरे द्वारा बताए गए हर क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम से पहले आपको वह क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे जो आने वाले हैं आपके पेपर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करता हूं तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, ठीक है। यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो सक्रियता श्रेणी, जिसको कभी कभी सक्रियता श्रेणी एक अलग चीज़ होती है, तो सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है, लेकिन आता कैसे है तो वो समझो। क्वेश्चन आता है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, या फिर ये क्या है। हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय ऐसे कौन से हमारे धातु होते हैं, उनका आपको नाम लिखना है। 4 नंबर में क्वेश्चंस आता है हर बार पेपर में। डेफिनेटली क्वेश्चंस आपके 2026 बोर्ड परीक्षा में देखने को जरूर मिलने वाला है,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करिए सभी स्टूडेंट कि एसिटीकरण से आप क्या समझते हैं और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि एथिल एसीटेट के जल अपघटन की समीकरण दीजिए। देखो एसिटीकरण अभिक्रिया जो होती है हर बार पेपर में आती है, आपको सभी को पता है, लेकिन पूछी कैसे जाती है, उसमें क्या क्या तैयार करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसिटीकरण से आप क्या समझते हो, सबसे पहले यह तैयार कर लोगे। ठीक है, एसिटीकरण में होता क्या है, तो एसिटीकरण में होता यह है कि जो हमारे एस्टर बनने की जो प्रक्रिया होती है वह एसिटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट करना है कि एथिल एसीटेट जो होता है ये जल अपघटन की जो एथिल एसीटेट की जल अपघटन की जो समीकरण होती है ना, उसको आपको एकदम अच्छे से करना है और इस पूरे क्वेश्चंस को एकदम विस्तार सहित बताना है ना। 6 नंबर में हमारा क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाला है। जितने भी हमारे 6 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना भाई डियर, वह सभी क्वेश्चंस हमारे अथवा में ज़रूर आएंगे। तो यानी एक ये क्वेश्चंस आप तैयार कर सकते हो, या तो मैं आपको और 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं भाई जिनको आप रट के एकदम चले जाना, बोर्ड परीक्षा में एकदम छपे हुए हैं वे। अगर मैं बात करता हूं कि वह हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं भैया जी जो हमारे पेपर में छपे हुए हैं, तो वह हमारे यहाँ टिप्पणी वाले क्वेश्चंस, यानी टिप्पणी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा के हैं वो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। और मैं बता दे रहा हूँ, गारंटी है मेरी कि टिप्पणी अगर आप एक बार क्वेश्चंस मेरे द्वारा बताए गए तैयार कर लेते हो ना, तो 6 नंबर हो या 4 नंबर हो, आपको 100% तैयार हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो टिप्पणी का पहला क्वेश्चन है सजाती श्रेणी तैयार कर लेना, दूसरा है साबुनीकरण तैयार कर लेना, तीसरा हम लोगों का संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको तैयार कर लेना। और इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो केमिस्ट्री में आपके जो 50 नंबर के जो वर्णात्मक क्वेश्चंस आते हैं वह आपके यहाँ से फिनिश हो गए। यानी 50 नंबर में जो आपकी केमिस्ट्री लगभग पूछी जाती है वह लगभग आप लोगों की परीक्षा में आराम से मैं कह सकता हूँ कि वह आपकी लगभग 20 नंबर की आती है। तो वह यहाँ से आपकी 20 नंबर की कंप्लीट हो गई। जितने भी विद्यार्थियों ने मेरे द्वारा बताया कि इन 20 नंबर के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एकदम अच्छे से तैयार किए, गारंटी कह रहा हूँ भाई यहाँ पर कि आपको पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जितने लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं और पेपर से मैं लगभग आपकी उतनी तैयारी करवा दूंगा कि जितनी आप आराम से 90+ स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर, अगर मैं उपखंड खा की बात करता हूँ तो देखिए उपखंड खा में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको पता है कि हर बार की तरह हमारी बायोलॉजी आने वाली है। और बायोलॉजी आपके पेपर में लगभग स्टूडेंट्स आराम से मैं कह सकता हूं कि ये हमारी लगभग 19 से 20 नंबर की पूछी जाती है वर्णात्मक में हमेशा। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। यानी हमारा पहला जो क्वेश्चन है वह क्या रहने वाला, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, यानी हमारा बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन है, लेकिन वैसे हमारा पेपर का 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है कि स्वपोषी पोषण क्या है, इसको आप उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपके पेपर में भाई हर बार परीक्षा में आता है। अगर मैं बात करता हूं तो स्वपोषी पोषण अगर आप एक बार तैयार कर लेते हो ना डियर स्टूडेंट्स, मैं गारंटी कह रहा हूं कि आपके पेपर में एक बार पोषण आप तैयार कर लेना, पूरा टॉपिक पोषण। और अगर आप एक पोषण एक बार पूरा तैयार कर लेते हो ना, पोषण टॉपिक, तो स्वपोषी पोषण तैयार हो जाएगा, परपोषी पोषण तैयार हो जाएगा, विषम पोषी पोषण, ये सारे तैयार हो जाएंगे। और फिर वहां से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका पूछा जाएगा, आप लोग देख लेना कि आपके नंबर पक्के, क्योंकि पोषण एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल पेपर में आता है। और पोषण का कह सकते हो कि भाग होता है, एक पार्ट होता है स्वपोषी पोषण, वह हमारा 2 नंबर का होता है, लेकिन स्वपोषी पोषण हमारा एक लॉन्ग टॉपिक है जो कि 6 नंबर का होता है। इस वजह से बता रहा हूँ, स्वपोषी पोषण अगर तैयार करना है तो सबसे पहले पोषण तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर में सेकेंड की बात करता हूँ। यहां कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं, बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन से तैयार कर लेना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक क्यों है। 2 नंबर में क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है भाई, तो चलिए तैयार कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। अगर मैं 7 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहाँ पर हमारा जो 7 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है वह हमारा है 6 नंबर वाला। ठीक है, अब यह जो हमारे 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा आपके पेपर में भाई 2 क्वेश्चन आते हैं। यानी ये क्वेश्चन हमारे पेपर में हमेशा 2 आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें लगभग आपके 2 क्वेश्चन होंगे,
इसके बाद जो हमारा अथवा में दूसरा जो हमारा प्रश्न होगा उसमें हमारा केवल एक सिंगल क्वेश्चन होगा और उसके लिए आपको पेपर में 6 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर? 6 नंबर। चलिए बात करते हैं अगर मैं 7वें नंबर क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन ये है